हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो क्या है, ये कल ही है जो कि था आपको इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिक्शन एट पटना। तो ये क्या है, 22/12 को ये सुनवाई हुई थी। और ये जो है लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिक्वेस्टेड दैट हिज केस लिस्टेड टुमारो रियलिस्ट दिस मैटर, रियलिस्ट मैटर है जो कि दिस मैटर 23/12 मतलब आज है जो कि इसकी आदेश है जो कि आएगा, ओरल ऑर्डर है जो कि ये है। तो जो है आपको पिटिशनर रिक्वेस्टेड टू केस लिस्टेड जो है आपको आज होगी। तो क्या आज फैसला आ सकता है? तो निश्चित रूप से फैसला, क्योंकि मैटर जो बहुत बड़ा ये नहीं है कि मतलब बहुत डिले हो सके। तो क्या मैटर है इसको देखते हैं। तो यही है, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा काउंसिलिंग पर रोक लगाने के लिए याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। आयोग की ओर से नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र की मांग करने के आदेश को भी रद्द करने के बाद अर्जी में कहा गया है कि 1 सितंबर 2014 को 13,120 पदों की बहाली के लिए प्रकाशित विभाग ने ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई थी। जारी विज्ञापन पिछड़े व अत्यंत पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों से अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया था कि वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आवेदन और आवेदन है कि ऑनलाइन करना था। तो इसी को लेकर याचिका है। तो इसमें होगा क्या, क्या संभावना, हालांकि ये तो कोर्ट का मैटर है, तो ये तो देखना पड़ेगा कि जो भी कोर्ट आदेश होगा उसके है जो कि फलाफल, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि इसमें बहुत ज़्यादा असर है जो कि नहीं पड़ेगा। उसका कारण यही है क्योंकि ये काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग है जो कि हो चुकी है और मुश्किल से 2 या 3 दिन है जो कि बचे हुए 25 तक है जो कि आपकी काउंसलिंग होनी है। तो बहुत ज़्यादा असर नहीं। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि आपके जो एनसीएल है, न्यू एनसीएल मान्य होगा कि नहीं होगा, इस पर है जो कि मंथन जरूर चलेगा। तो निश्चित रूप से क्योंकि बहुत सारे लोगों के हैं कि न्यू एनसीएल हैं या पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या होगा। शैक्षणिक योग्यता में तो पता है कि आपको कोई छूट मिलने वाला नहीं है, ये सबको पता है। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता में आपको, न वांछित योग्यता न तकनीकी योग्यता में आपको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर वो छूट मिलती है तो इसका मतलब फिर वैकेंसी खतरे में पड़ जाएगी। एनसीएल के बारे में और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में छूट मिल सकती है, क्योंकि बहुत समय हो गया है, 7 साल का समय हो गया है। तो इस पर हो सकता है कि आपको फाइनली छूट मिल सकती है और परेशान होने की आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल काउंसिलिंग से, मेरा प्रपत्र 1 काउंसिलिंग में डेट छूट गया, कोई दिक्कत? डेट छूट गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर जो साइन करने का रहता है वहाँ पर आपने छोड़ दिया, ये कोई परेशानी वाली विषय नहीं। काउंसिलिंग में जिनका कुछ भी रिमार्क्स नहीं किया गया है, क्या उनको सेफ समझा जाए, या रिमार्क्स का कितना वैल्यू है काउंसिलिंग में? तो रिमार्क्स नहीं है तो निश्चित रूप से उनको सेफ ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रिमार्क्स का मतलब होता है कि वो बाद में जब वो डॉक्यूमेंट्स जब जांचेंगे, क्योंकि 25 के बाद आपकी काउंसिलिंग खत्म हो जाएगी और प्रक्रिया जो आपने देखा कि सहायक और प्रशाखा पदाधिकारी को जो कि रोक लिया गया है, तो वो जांच करेंगे कि रिमार्क्स क्या क्या है। रिमार्क्स नहीं है तो उसको उनको सेफ ही समझा जाए। सीजीएल और सीजीएल इंटर लेवल 2, तो ऐसी खबरें आ रही है पेपर के माध्यम से तो ठीक है, लेकिन मेरे माध्यम से जो आई है टीचर इधर उत्सुकवाहट, और 20 जनवरी तक है जो कि आ सकती है, तो संभावना ही है। लेकिन एक डेट आया है 20 जनवरी तक आपको वेट करना पड़ सकता है। मेरा पेन ड्राइव में आवासीय छूट गया, लेकिन एनसीएल सर्टिफिकेट दिए हैं और वेरिफिकेशन में 3-3 सेट है जो कि जाति आवासीय एनसीएल सेल्फ अटेस्टेड नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पेन ड्राइव में छूट गया तो कोई पर्सन, क्योंकि आपने ओरिजिनल वहाँ पर दिया है 3-3 सेट में, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सेकेंड लिस्ट का है, जो सेकेंड लिस्ट तो खाली सीट पर निर्भर करेगा और आयोग पर निर्भर करेगा कि ये निकालेगी या कम किन पदों के लिए निकालेगी, तो ये तो एब्सेंट पर निर्भर करेगा। मदर नेम में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, एफिडेविट देने पर रेड पेन से रिमार्क किया, इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हाँ नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम, वो अपना रिमार्क्स लिखता, आप एफिडेविट देनी है तो परेशान होने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है। यूआर कैटेगरी वाले को भी 1 साल पुराना डोमिसाइल लगाने पर भरना पड़ेगा। नहीं नहीं, यूआर के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीसी और ईबीसी के, ना एससी के एसटी के लिए है ना यूआर के लिए। आपको ये नहीं भरना है। मेरे पास एनसीएल 2014 का है, बट रेसिडेंशियल 2013 का हमें भी जो कि देना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप भर सकते हैं, तो भर सकते हैं एनसीएल अगर है। हालांकि ये सिर्फ एनसीएल रेसिडेंट्स के लिए नहीं है, तो आपकी इच्छा है।
इसे भरे नहीं भरे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरा इंटर भागलपुर में 8/3/2011 को स्टार्ट हुआ। पटना में DCA का सर्टिफिकेट 16/3 को है। इससे दोनों सर्टिफिकेट 3 मंथ मैच हो गया है। वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा। पटना से ADCA है 6 मंथ का सर्टिफिकेट। क्योंकि 2 जगह है और ये राइट भी नहीं है, सही भी नहीं। एक जगह रहता तो संभव था कि आपके क्योंकि संभव हो सकता है कि आप शाम को किए हों या सुबह को, लेकिन 2 जगह से किए हैं तो ये थोड़ा अनवैलिड हो जाता है। तो इसको नहीं ही दे, ये प्रॉब्लम तो निश्चित रूप से गैर कानूनी काम है। एक साथ में वो भी 2 जगह पर तो संभव नहीं है। मेरे PT एडमिट कार्ड में इन्विजिलेटर का साइन नहीं था। काउंसलिंग में रिमार्क कर लिया, सर कोई दिक्कत होगा? नहीं, इन्विजिलेटर का साइन नहीं है तो वो उनको चेक करेंगे, उससे कोई परेशानी नहीं है। आपको सही है कैंडिडेट तो फिर परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा DV हो गया, बट काउंसलिंग में पापा के टाइटल नेम में एक स्पेलिंग रॉय की जगह रॉय हो गया था। हम BSAB बोर्ड पटना से करेक्ट करा लिए थे। काउंसलिंग पापा के टाइटल पर नेम रेड कलर से मार्क कर दिया है। तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं नहीं, ये अपने चेक ले, आप ही रिपीट नहीं दिए। ये आपने जब सुधार कर बनाया तो उससे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अगर फिर से देना होगा BSSC का तो क्या प्रोसेस है? तो अब क्योंकि आपको डायरेक्ट तो लेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि इस रजिस्ट्री डाक से जो कि आप भेज सकते हैं BSSC को, पते पर भेज सकते हैं। ये सिर्फ संतुष्टि है, ऐसा नहीं कि आप जो भेजेंगे वो मानेगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको काउंसलिंग हुआ, लेकिन आप अपने संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। सर डॉक्यूमेंट्स में कोई रिमार्क नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम होगा तो आयोग कॉल। हाँ, तो आपके नंबर हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके ईमेल भी हैं। मेरा 21 को काउंसलिंग था। मेरा थंब इम्प्रेशन पहली बार में मिस मैच हो गया था, फिर मुझे 1 घंटे के बाद दोबारा बुलाया गया, तब जाकर मैच हुआ। वहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और मेरा काम से कम दोबारा है, मैं 50 से 55 बार थंब इम्प्रेशन तब जाकर मैच किया। एक बात सर, मैंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए हाफिडेविट दिया था, तो वहाँ रिमार्क्स में लिखा गया कि हाफिडेविट रिगार्डिंग इससे क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं होगा। नहीं होगा, जब आपने हाफिडेविट दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सही बात है कि जो वहाँ के स्टाफ जो भी रहते चाहे किसी भी बोर्ड के, वो कोऑपरेट ही करते हैं। अगर आप सही हैं तो निश्चित रूप से वो कोऑपरेट करेंगे ही। नन टाइपिंग पोस्ट बेहतर है या टाइपिंग पोस्ट? निश्चित रूप से नन टाइपिंग पोस्ट बेहतर है। टाइपिंग पोस्ट में है कि आपको टाइपिंग पोस्ट भी ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, लेकिन ये है समानार्थक लिपिकीय वर्ग है जो कि ज़्यादा आपको मिलेगा। लिपिकीय वर्ग है मेनली। EOA का एग्ज़ाम कब से हो सकता है? तो इसका भी कोई आइडिया नहीं है, ना ही कोई ऐसा अपडेट है। मेरा SC का कास्ट सर्टिफिकेट 2009 का वीडियो का निर्गत किया, SC कैटेगरी से हटा दिया जाएगा? नहीं, तो जिस समय वो बनता था, ठीक है, अंचलाधिकारी लिखा हुआ है, लेकिन जब उस समय बनता था तो एक बार भी अगर मान्य है जाति सर्टिफिकेट, अगर एक बार कभी कभी बना हुआ तो मान्य रहेगा, ये भी रूल है। तो उस रूल के आधार पर आपके चल जाएगा। यदि मेरा PT में रिजल्ट MBC से हुआ और बेंस जनरल से, तो क्या फाइनल रिजल्ट जनरल से हो सकता है या कैटेगरी से ही होगा? प्लीज़ बताओ, क्योंकि न्यू वाला NCL दिए हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप न्यू वाला दिए हैं तो आपको, क्योंकि एक बार आपने PT में कैटेगरी में अगर लिया है तो फिर आपको कैटेगरी में ही माना जाएगा। और इसका उदाहरण जो है, आप UPSC PT के जो टॉपर थे उनका भी था कि PT में उनको रिजल्ट है जो कि SC में था, और रिजल्ट में वो टॉपर रैंकर थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत चर्चित है। 1-2 साल पहले बनी है, तो उनका भी SC में ही का ही सीट दिया गया, भले ही वो IAS ही मिला, लेकिन क्योंकि एक बार भी आप आरक्षण का लाभ ले लेते हैं तो फिर वही माना जाता है। मेरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आयोग जांच करेगा ऐसा लिख दिया। काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जांच करेगा, तो उनका काम है जांच करना। तो ये रही कुछ और अन्य खबरें के बारे में देखते हैं। मॉडल स्कूलों में नियुक्त होंगे लिपिक व आदेशपाल। तो राज्य के 89 मॉडल स्कूलों में एक आदेशपाल और लिपिक की नियुक्ति होगी। इन स्कूलों में बाह्य स्रोत से लिपिक और आदेशपाल रखने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी DO को निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने निर्देश दिया है कि मॉडल स्कूलों में एक आदेशपाल, जिन मॉडल स्कूलों में छात्रों की संख्या 100 से अधिक, उन स्कूलों में एक लिपिक सेवा बाह्य स्रोत से रखा जाए। इसके लिए एजेंसी का चयन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से किया जाएगा। आदेशपाल और लिपिक की राशि का भुगतान JPC से किया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों, मॉडल स्कूलों संबंधित आदेशपाल और लिपिक के पदों को JPC को देनी होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 31 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है, तो ये जो कि एजेंसी के थ्रू है, जो कि ये बहाली होगी आपके आदेशपाल और लिपिक की झारखंड में।
फिर देखते हैं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट मामले में हुई सुनवाई। तो हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। पार्थिव व प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को तिथि निर्धारित की है। पार्थिव की ओर से वरीय अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत को बताया कि पार्थिव को पीटी में कम अंक मिला है, आयोग ने सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हुआ। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंसिपल ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि पार्थिव, अदिति, ईसा, प्राची, तिर्की व कंचना कुमार ने अलग अलग याचिका दायर की। मतलब इसकी सुनवाई है जो कि अभी जारी है और आज भी है जो कि इसकी जारी रहेगी। उसके बाद आते हैं सिपाही बहाली की शारीरिक दस्ता परीक्षा 28 जनवरी कल है, जो कि आपको वेबसाइट पर दिया था और मैंने भी बताया था। तो ये जो लोग बिहार सिपाही की एक सीट पक्का करना चाहते हैं वो है जो कि आप फील्ड में जो कि आज से ही चले जाए, या अगर आज नहीं गए हो तो जल्द से जल्द फील्ड में जाए, क्योंकि आपकी मेरिट इसी पर बनेगी और आपके लिए बेहतरीन मौका है। 8415 पद हैं और समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको 1 महीना से कुछ दिन है जो कि ज़्यादा है। तो आप लोग जो कि अभी से सीरियसली लग जाए। और ठंड में है जो कि थोड़ी मुश्किलें हो सकती है, लेकिन सारे मुश्किलों से जब आप पार पाएंगे तभी है जो कि आपको सर्विस लगेगी। तो आप लोग उम्मीद है कि लगे हुए हैं, जो लोग नहीं लगे हैं वो सीरियसली लग जाए। टीईटी निरस्त परीक्षा अब 23 जनवरी को ही होगी। तो क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन 23 जनवरी 2022 को होगा। शासन ने पहले से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षण करवाने का निर्णय लिया है। जनपदीय समिति को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीईटी का परीक्षा फल जो कि 25 फरवरी को जारी किया जाएगा। टीईटी 2021 का आयोजन 28 नवंबर को होना था, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। नए कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा केंद्रों की सूची नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 27 दिसंबर तक भेजी जाएगी। प्रवेश पत्र 12 जनवरी तक अपलोड होंगे। 23 जनवरी को 2 पालियों में परीक्षा होगी। वेबसाइट पर उत्तरमाला 27 जनवरी को अपलोड हो जाएगी। आपत्तियों के बाद संशोधित उत्तरमाला 23 फरवरी तक अपलोड होगा। संयुक्त रक्षा सेवा में 341 पदों पर है जो कि रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा गया है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके जरिए जो कि 341 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। इन पदों पर काम करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 11 जनवरी 2022 तक है जो कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त है जो कि संस्थान से ग्रेजुएशन में जो कि इंजीनियरिंग 12वीं की डिग्री हासिल किया हो। भारतीय सैनिक अकादमी तथा भारतीय सेना अकादमी के लिए, नौसेना अकादमी के लिए आवेदन है जो कि 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2004 के बीच जो जन्मे हैं उन्हीं के बीच भर सकते हैं। जबकि वायुसेना अकादमी के लिए जो कि 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के लोग हैं जो कि भर सकते हैं। चयन क्या होगा, लिखित परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो योग्य उम्मीदवारों का चयन है जो कि लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। समान वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 200 रुपये देना होगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsc.online.nic.in पर है जो कि ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। वो योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। पदों का विवरण क्या क्या है, 100 पद है जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए, 22 पद जो कि इंडियन नेवल एकेडमी एझीमाला के लिए, 32 पद एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए और 170 पद है जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और 17 पद है जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पदों का है जो कि पूरा विवरणी था। तो ये रही आज की अपडेट। तो इसी के साथ धन्यवाद।